हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पेंटस एल्गोरिथम का कंसेप्ट बता दिया था कि वो कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम इन शॉर्ट पहले देखेंगे कि कैसे स्टेप्स वो परफॉर्म करता है किसी भी 3D सीन को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उन सरफेसेस में आपस में डेप्थ ओवरलैप हो रही होगी, जेड वैल्यूज में ओवरलैप हो रही होंगी, तो हमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे ये चेक करने के लिए कि कहीं हमें सरफेसेस को रीऑर्डर तो नहीं करना है, यानी डेप्थ वैल्यू में ओवरलैपिंग हो रही होगी तो हमें सर्टेन टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। और अगर वो सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं तो हमें सरफेसेस को रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो वो कौन सी कंडीशंस होंगे जिनकी वजह से हमें सरफेसेस को अगेन रीऑर्डर करना पड़ेगा सॉर्टेड लिस्ट में से, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पेंटस एल्गोरिथम पेंट द पॉलीगॉन इन द फ्रेम बफर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट। तो पेंटर एल्गोरिथम क्या करता है, फ्रेम बफर में पॉलीगॉन्स को पेंट करता जाता है, यानी कि स्टोर करता जाता है डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट से जो डिक्रीजिंग डिस्टेंस पे होंगे वो पहले वो पॉलीगॉन या सरफेस जो है वो फ्रेम बफर में आएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि पेंटर जैसे क्या करता है, जो फारदेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं पहले वो ड्रॉ करता है, फिर क्लोजेस्ट वाले जो हैं व्यू पॉइंट के वो ड्रॉ करता जाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करता है व्यू पॉइंट से। तो सेम ये टेक्निक पेंटस एल्गोरिथम में भी अप्लाई होती है। तो ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, स्टेप 1 में क्या होता है, सॉर्ट पॉलीगॉन्स और सरफेसेस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेप्थ दैट इज जेड वैल्यू फ्रॉम द व्यू पॉइंट से जो जेड वैल्यू होगी पॉलीगॉन्स और सरफेसेस की, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट किया जाएगा। स्टेप 2 में क्या होगा, रिजॉल्व्स एम्बिग्यूटीज व्हेन पॉलीगॉन्स ओवरलैप इन डेप्थ, स्प्लिटिंग पॉलीगॉन्स इफ नेसेसरी। सॉर्टिंग करने के बाद पॉलीगॉन्स और सरफेसेस को सॉर्ट करने के बाद अगर उनमें कोई एम्बिग्यूटी आ रही हो, यानी पॉलीगॉन्स जो हैं वो डेप्थ से ओवरलैप हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पर दो सरफेस है एस और पी, ये देखो डेप्थ वैल्यू इनकी जो है जेड वैल्यूज आपस में ओवरलैप हो रही हैं। तो इस केस में अगर ऐसा केस है तो हमें रीऑर्डरिंग के लिए चेक करना पड़ता है कि पॉलीगॉन्स को रीऑर्डर तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ये 4 टेस्ट हैं जो हम चेक करेंगे कि कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं आ रही है आफ्टर सॉर्टिंग ऑफ सरफेसेस और पॉलीगॉन्स। स्प्लिटिंग पॉलीगॉन्स इफ़ नेसेसरी, अगर पॉलीगॉन्स आपस में इस टाइप के होंगे, दूसरे के अंदर होंगे, तो उस केस में हमें पॉलीगॉन्स को स्प्लिट करना पड़ेगा जिससे हम उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकें। तो अगर स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीगॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वो भी करना होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि पॉलीगॉन्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं डेप्थ वैल्यू में या पॉलीगॉन्स को स्प्लिट करना पड़ रहा है तो ये सारी एम्बिग्यूटीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा और फाइनल ऑर्डर फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे सपोज सरफेस 1, 2, 3 ये ऑर्डरिंग आई थी सॉर्टिंग करने के बाद, और एम्बिग्यूटीज़ रिजॉल्व करने के बाद हमें ऑर्डर पता चल गया S2, S1, S3। तो ये ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होगा। अब इस फाइनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्कैन कन्वर्जन ऑफ सॉर्टेड सरफेसेस, स्कैन कन्वर्जन होगा सॉर्टेड सरफेसेस का। जो ये फाइनल जो ऑर्डर है S2, S1, S3, इस ऑर्डर में सरफेसेस का स्कैन कन्वर्जन होगा और उन्हें फ्रेम बफर में पेंट किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फॉरदेस्ट टू क्लोजेस्ट ऑर्डर में ड्रा होंगे व्यू प्लेन पर। तो इसमें क्या होता है, पेंटस एल्गोरिथम में सॉर्ट ऑल सरफेसेस अकॉर्डिंग टू जेड वैल्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द व्यू पॉइंट। तो सबसे पहला स्टेप हमने देखा क्या हो रहा था कि सरफेसेस को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा जेड वैल्यू के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यू पॉइंट से। तो अब इसमें हम क्या अज्यूम करेंगे कि अज्यूमिंग वी आर व्यूइंग अलोंग द जेड एक्सिस, जो पॉलीगॉन्स है सीन में उनको हम जेड एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं और उनकी जेड वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। उसको सरफेस पी विद द ग्रेटेस्ट डेप्थ is then compared to other surfaces in the sorted list to determine whether there are any overlaps in depth। अब हमारी sorted list जो बनी है सॉर्टिंग करने के बाद, उसमें हम सपोज कर रहे हैं कि जो P है, P सरफेस है, उसकी सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है, फिर उसके बाद सपोज S है। ठीक है, तो अब इसके बाद बहुत सारे सरफेसेस हो सकते हैं। तो इस P सरफेस को जिसकी हाईएस्ट डेप्थ है उसको पहले हम उसके नेक्स्ट वाले सरफेस से कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे कि कहीं उनकी डेप्थ वैल्यू आपस में ओवरलैप तो नहीं हो रही है, यानी कि जेड वैल्यूज़ की उसमें ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है। तो देखो पी जो है उसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ है, जेड वैल्यू है, बट जो एस सरफेस है वो उससे ओवरलैप हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। इफ़ नो डेप्थ ओवरलैप्स पी कैन बी स्कैन कन्वर्टेड।
अगर कोई डेप्थ ओवरलैप नहीं हो रहा है, जो ग्रेटेस्ट डेप्थ का सरफेस पी है वो किसी दूसरे सरफेस से सॉर्टेड लिस्ट में ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम पी को पहले स्कैन कन्वर्ट करेंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट सरफेस इन द लिस्ट। पहले पी को हमने देखा और उसको सभी सॉर्टेड लिस्ट के सरफेसेस से हमने कंपेयर करवा लिया। अगर वो किसी से डेप्थ ओवरलैप नहीं हो रहा है तो हम पी को स्कैन कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट सरफेस को देखेंगे सॉर्टेड लिस्ट में, उसको नेक्स्ट से कंपेयर करवाएंगे। अगर वो भी किसी से डेप्थ ओवरलैप नहीं हो रहा होगा तो ये स्कैन कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी से डेप्थ ओवरलैप हो रहा होगा तो हमें हो सकता है कि जिससे वो डेप्थ ओवरलैप हो रहा है सपोज एक्स से, तो रीऑर्डरिंग करनी पड़े और एक्स को पहले स्कैन कन्वर्ट करना पड़े फिर एस को। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट सरफेस इन द लिस्ट। तो इस टाइप से सभी सरफेसेस के लिए ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। हाउएवर इफ डेप्थ ओवरलैप इज डिटेक्टेड वी नीड टू मेक सम एडिशनल कंपैरिजंस टू डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द सरफेसेस शुड बी रीऑर्डर्ड। तो अगर डेप्थ ओवरलैप हमें मिल रही होगी सरफेसेस में तो उस केस में हमें एडिशनल कंपैरिजंस अप्लाई करने पड़ेंगे, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कहीं हमें सरफेसेस को रीऑर्डर तो नहीं करना पड़ेगा। इन केस इफ देयर आर एनी ओवरलैप्स इन डेप्थ वी नीड टू मेक सम एडिशनल कंपैरिजंस टू डिटरमाइन वेदर ए पेयर ऑफ सरफेसेस शुड बी रीऑर्डर्ड। तो अगर डेप्थ ओवरलैप हो रहा होगा सरफेसेस में, यहाँ पर हम किन को चेक करेंगे, दो सरफेसेस को, जैसे पी को और एस को। तो अगर पी और एस में डेप्थ ओवरलैप हो रहा होगा तो उस केस में हमें कुछ एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करने होंगे, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कहीं हम इन पेयर ऑफ सरफेसेस को रीऑर्डर तो नहीं करना है। यानी कि अगर ये टेस्ट फेल हो जाते हैं, ये 4 टेस्ट, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एस को पहले रखना पड़ता है, पी को बॉर्डर बाद में रखना पड़ता है, यानी इनकी रीऑर्डरिंग करनी पड़ती है। यानी कि स्कैन कन्वर्ट जो होगा पहले एस होगा फिर पी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये टेस्ट फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब है पहले पी स्कैन कन्वर्ट होगा फिर एस होगा। ये 4 टेस्ट हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि कहीं हमें सरफेसेस को रीऑर्डर तो नहीं करना है। अगर सपोज करो टेस्ट 1 पास हो गया तो हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम रीऑर्डरिंग नहीं करेंगे सरफेसेस की। अगर ये फेल हो जाता है तो हम टेस्ट 2 परफॉर्म करेंगे। अगर टेस्ट 2 पास हो जाता है तो हमें रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर फेल हो जाता है तो हमें टेस्ट 3 परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये पास हो गया तो रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये फेल हो गया तो हमें टेस्ट 4 परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये पास हो गया तो भी हमें रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर टेस्ट 4 भी फेल हो गया मतलब ये सारे टेस्ट फेल हो गए तो हमें सरफेस पेयर ऑफ सरफेसेस जो हैं उनकी रीऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। अगर पहले ऑर्डर पी था फिर एस था तो अब ऑर्डर हो जाएगा एस फिर पी। सबसे पहला तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उनमें डेप्थ ओवरलैप हो रहा है क्या, तो टेस्ट 0 होता है वो, ये चेक करने के लिए कि डेप्थ ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है सरफेसेस में। अगर हम यहाँ देखें पी सरफेस जेड से देख रहे हैं तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो पी है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है एज़ कम्पेयर टू एस पे। अगर हम इन दोनों सरफेसेस को देखें तो पी का जेड मैक्स और जेड मिन ये है और एस का जेड डैश मैक्स और जेड डैश मिन ये है। तो इनमें देखें तो इनकी जेड वैल्यू में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो इनकी x, यहाँ पर जो x वैल्यूज़ हैं उनमें भी आपको कोई ओवरलैप नहीं दिखेगा। जब कंडीशन क्या हो, z min इज़ ग्रेटर देन हो z डैश मैक्स के, तो उस केस में नो डेप्थ ओवरलैप होती है। और हमें क्या करना होगा, पहले स्कैन कन्वर्ट करना होगा p को फिर s को, यानी कि कोई रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेम बफर में पहले p को रखेंगे फिर s को रखेंगे। लेकिन अगर डेप्थ ओवरलैपिंग हो जाती है तो उस केस में टेस्ट 1 परफॉर्म करना पड़ेगा। टेस्ट 1 क्या है, द बाउंड्री रेक्टेंगल्स इन द XY प्लेन फॉर द 2 सरफेसेस डू नॉट ओवरलैप। जो बाउंडिंग रेक्टेंगल्स हैं XY प्लेन में वो आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये वाले केस को देखें, देखो P जो है अभी भी दूर वाला सरफेस है और S वाला पास वाला सरफेस है। यहाँ पर P का Z मैक्स ये है और उसका Z मिन ये है, और S का Z डैश मैक्स ये है और S का Z डैश मिन ये है। तो Z min जो है वो क्या Z डैश मैक्स के ग्रेटर है क्या, नहीं है। यहाँ पर Z डैश मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Z min। तो फर्स्ट हमारा जो टेस्ट 0 था वो फेल हो गया, यानी कि उनमें डेप्थ ओवरलैप हो रही है। तो डेप्थ ओवरलैप होने के बाद हमें ये चेक करना पड़ता है जो बाउंडिंग रेक्टेंगल है XY डायरेक्शन में, ये देखो एक्स वैल्यूज़ कह सकते हो कि एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो अगर आपस में ओवरलैप नहीं कर रही है तो ये टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी x1 x2 ये वैल्यूज़ हैं s की, और x3 x4 p की वैल्यूज़ हैं। क्या ये ओवरलैप हो रही है क्या, नहीं हो रही है। z वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही है लेकिन x वैल्यूज़ नहीं हो रही हैं, तो ये टेस्ट पास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डेप्थ ओवरलैप हो रहा था लेकिन x डायरेक्शन में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो वी हैव डेप्थ ओवरलैप बट नो ओवरलैप इन x डायरेक्शन।
हैंस टेस्ट 1 इज पास, स्कैन कन्वर्ट P देन S। तो उस केस में हमें कोई रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमें P को ही पहले स्कैन कन्वर्ट करना होगा, फिर S के जो आगे के टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है अगर टेस्ट 1 पास हो जाता है। लेकिन अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हमें टेस्ट 2 परफॉर्म करना पड़ेगा। टेस्ट 2 क्या कहता है कि सरफेस S इज कम्प्लीटली इनसाइड और बिहाइंड द ओवरलैपिंग सरफेस P रिलेटिव टू द व्यूइंग पोजीशन। अगर S सरफेस जो है वो कम्प्लीटली बिहाइंड है ओवरलैपिंग सरफेस P के, ये जो ओवरलैप हो रहे हैं सरफेसेस S और P, उसमें से जो सरफेस S है वो P के जस्ट बिहाइंड है, और या इनसाइड हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये केस जो है वो पास हो जाएगा और उस केस में हमें रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी। S इज़ कम्प्लीटली बिहाइंड और इनसाइड द ओवरलैपिंग सरफेस P, उस केस में ये टेस्ट जो है पास हो जाएगा और हमें कोई रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी। पहले हम P को ही स्कैन कन्वर्ट करवाएंगे, फिर S को। अब कैसे चेक किया जाएगा कि जो S है वो कम्प्लीटली बिहाइंड या इनसाइड P है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स x y z ऑफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ S इनटू द प्लेन इक्वेशन ऑफ P, एंड इफ वी गेट ax प्लस by प्लस cd प्लस d इज लेस देन 0, इट मीन्स ऑल वर्टाइसेस ऑफ S आर इनसाइड P, देन S इज बिहाइंड P। हमें ये चेक करना है कि जो S है वो कम्प्लीटली बिहाइंड या इनसाइड है क्या P के। तो हमारे पास हमें पता है कि हर प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इस S के सारे कोऑर्डिनेट्स, सारे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू P के प्लेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और हमें क्या मिलता है, ये वाली वैल्यूज़ सभी वर्टाइसेस के लिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d के लिए वैल्यूज लेस देन 0 मिलती हैं। तो इसका मतलब है जो सरफेस S है वो कम्प्लीटली बिहाइंड है सरफेस P के। तो उस केस में हमें कोई रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आगे के टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट P है वही स्कैन कन्वर्ट होगा पहले और फिर S होगा। लेकिन अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है, S जो है वो कम्प्लीटली बिहाइंड जो है वो P नहीं होता है, जैसे ये वाला केस देखें हम, तो S जो है वो कम्प्लीटली बिहाइंड नहीं है P के, नहीं है, पार्शियली बिहाइंड है। तो टेस्ट 3 परफॉर्म करना होगा। टेस्ट 3 क्या कहता है, दी ओवरलैपिंग सरफेस P इज कम्प्लीटली इन फ्रंट और आउटसाइड ऑफ सरफेस S रिलेटिव टू दी व्यूइंग पोजीशन। तो जो ओवरलैपिंग सरफेस P है अगर वो कम्प्लीटली फ्रंट ऑफ S है या आउटसाइड ऑफ S है व्यूइंग पोजीशन के रिलेटिव में, तो उस केस में ये टेस्ट पास हो जाएगा और उस केस में हमें रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी, पहले P स्कैन कन्वर्ट होगा फिर S होगा। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो हमें टेस्ट 4 को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हेयर S इज़ नॉट कम्प्लीटली बिहाइंड P, सो टेस्ट 2 फेल्स, क्योंकि यहाँ पर जो S है वो कम्प्लीटली बिहाइंड नहीं है P के, इसलिए टेस्ट 2 तो फेल हो गया। बट ओवरलैपिंग सरफेस P इज़ कम्प्लीटली इन फ्रंट और आउटसाइड ऑफ S, लेकिन जो P सरफेस है वो कम्प्लीटली आउटसाइड या फ्रंट है S के, इसीलिए ये टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। अब कैसे पता करेंगे कि जो P है वो कम्प्लीटली फ्रंट है या आउटसाइड ऑफ सरफेस S है, तो उस केस में हमें अगेन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो P के सारे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, उनको यहाँ पर ऐसा आएगा, उनको S की प्लेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और अगर हमें वैल्यू ax प्लस by प्लस cd प्लस cz प्लस d ग्रेटर देन 0 मिल जाती है, इसका मतलब है P जो है वो कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ S है। तो P के सारे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स को जब हम S के प्लेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका मतलब है P जो है वो कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ S है और ये टेस्ट पास हो जाएगा और हमें रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये टेस्ट भी फेल हो गया, 0 भी फेल हो गया, डेप्थ ओवरलैप हो रही थी, टेस्ट 1 भी फेल हो गया, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है, टेस्ट 2 भी फेल हो गया कि S जो है वो कम्प्लीटली बिहाइंड नहीं है P के, और ये टेस्ट भी फेल हो गया कि P जो है वो कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ S नहीं है। तो हमें टेस्ट 4 परफॉर्म करना पड़ेगा। द प्रोजेक्शंस ऑफ द टू सरफेसेस ऑन द व्यू प्लेन डू नॉट ओवरलैप। जो हम सरफेसेस को व्यू प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, जो भी सरफेसेस हमें 3D प्लेन में 3D सीन में दिख रहे हैं, उनको जब हम व्यू प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद जो उनके प्रोजेक्शंस हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर वो आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे तो उस केस में ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो जैसे हमने S और P सरफेसेस को व्यू प्लेन पे ड्रॉ किया तो हमें दिख रहा है कि P सरफेस और S सरफेस आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। हेयर प्रोजेक्शंस आर नॉट ओवरलैप, तो उस केस में हमें कोई रीऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी, पहले P स्कैन कन्वर्ट होगा
फिर S होगा। लेकिन अगर P और S का प्रोजेक्शन है वो आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे, ठीक है, तो उस केस में ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो प्रोजेक्शंस यहाँ पर देखो, ये P है और ये S है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, इस पोर्शन में वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो उस केस में ये टेस्ट फेल हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 सारे टेस्ट फेल हो चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले S को स्कैन कन्वर्ट करना होगा, फिर P को। तो इफ़ ऑल टेस्ट फेल्स वी हैव टू रीऑर्डर द सरफेस, दैट मीन्स स्कैन कन्वर्ट S देन P। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें साइकिल हो रही है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे साइक्लिक ऑब्जेक्ट्स या एक ऑब्जेक्ट दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस केस में ये एल्गोरिदम फेल हो जाता है। तो दिस एल्गोरिदम फेल्स फॉर साइक्लिक एंड इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड विच पॉलीगॉन इज़ प्लॉटेड फर्स्ट। तो कौन सा पॉलीगॉन पहले ड्रॉ होगा, इसको फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है इन दोनों ही केसेस में। तो सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज़ स्प्लिट पॉलीगॉन्स। तो सॉल्यूशन क्या है कि पॉलीगॉन्स को स्प्लिट कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, उसके बाद फाइंड आउट किया जाए कि कौन सा पहले ड्रॉ होगा। एडवांटेजेस क्या है, फॉर सिंपल केसेस नो ओवरलैप ऑफ सरफेसेस, जेड वैल्यू वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। तो जहाँ पर सरफेसेस में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उनकी जेड वैल्यू में ओवरलैपिंग नहीं हो रही होगी, उस केस में इसको इम्प्लीमेंट करना ईजी होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, दी पॉलीगॉन्स हैव टू सॉर्ट फर्स्ट, पहले तो हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम पॉलीगॉन्स को ड्रॉ कर पाएंगे। The algorithm can fail in some cases including intersecting polygons and cyclic overlap। तो ये ड्रॉबैक ही है कि एल्गोरिदम को हम जहाँ पर पॉलीगॉन्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ साइक्लिक ओवरलैप हो रही होगी, उन पॉलीगॉन्स पे ये एल्गोरिदम वर्क नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, तो अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें पहले सॉर्टिंग करनी है, फिर टेस्टिंग करनी है कि हमें रीऑर्डर तो नहीं करना पड़ेगा सरफेसेस को,